नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पर्यावरण के इस क्लास में जो उसका चौथा इकाई है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, इसको देखेंगे, है ना। इसमें मेन टॉपिक जो है देखिएगा, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्ष में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं को समझना, समय नापना और नक्शे पढ़ना और समझना, ठीक है। बेहद इम्पोर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो चौथा है, पर्यावरण अध्ययन का जो है शिक्षण शास्त्र, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र, तो इसमें मेजर क्या क्या करना है, तो देखिएगा, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण और कक्ष में शिक्षण कार्य, ठीक है। आगे समझते हैं विज्ञान शिक्षण क्या है। देखिएगा, विज्ञान शिक्षण में बच्चों के उन पक्षों पर ध्यान देना है जिससे कि बच्चों में क्षमता का विकास हो सके। विज्ञान शिक्षण से बच्चों में निम्न कौशलों का गुण विकसित होना चाहिए। तो पहला देख लेते हैं, प्रयोगों की जांच करने वाला हो, तर्क करने वाला हो, ठीक है, एकल जो है दिमाग वाला हो, है ना, और संवेदनशील हो, अवधारणाओं की समझ व निष्कर्ष निकालने वाला हो, ठीक, और अवलोचनात्मक दृष्टिकोण हो उसका, समस्या समाधान कौशल हो और कार्य हो। प्राथमिक कक्षा के लिए बालकों हेतु ये जो शिक्षण का है, ये सारी चीज़ें उपयोगी होता है ना। अब अगला देखते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण। तो प्राथमिक कक्षा में बच्चों को सामाजिक विज्ञान को समझाना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र आदि अपने आप में ही एक अलग विषय है ना। इसमें ज्ञान रचने के ढंग भी अलग अलग होता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की बात करें तो बच्चों के पास कुछ बुनियादी सूचनाएं हो और उन्हें अवधारणाओं के साथ जोड़कर उनकी जो है समझ हम विकसित कर सकते हैं, है ना। अब आगे देखिएगा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक जो है बिंदु है, इसको देख लेते हैं। तो कार्य कारण संबंध खोज पाना, है ना, तुलना कर पाना, तार्किकता होना, वर्गीकरण कर पाना, विश्लेषण कर पाना, अवलोकन कर पाना, विविधता का सम्मान कर पाना, परिवर्तन के प्रति जागरूक होना, संवेदनशील होना, पेड़ पौधे, नदी, मौसम, इमारत, रीति रिवाज, त्योहारों और गीतों की जानकारी होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है ना। सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। SCERT मतलब छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, सारी चीज़ें जो सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, कक्ष में शिक्षण कार्य। तो पर्यावरण अध्ययन में कक्ष का शिक्षण कार्य निम्न प्रकार से होना चाहिए। तो कैसा, मौसम, चित्रों को पढ़ सके, बच्चों के बनाए गए चित्र, दिन रात और ऋतुएं, समय नापना, काल, आज और कल, है ना, नक्शे को है पढ़ पाना और समझ पाना और पैमाना, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्यावरण जो शिक्षण का है उसका सिद्धांत क्या क्या है, इसको देखिएगा। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है। और पर्यावरण शिक्षण की जो विधियां हैं, इसको देखिएगा। तो इम्पोर्टेंट है, जो सारी विधियां हैं बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चे की ले जाना, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना, है ना। ज्ञात से कैसे, जो बच्चा जान रहा है ना, उसको जो जानता हुआ है उससे उस ज्ञान को जानते हुए हम उस ज्ञान के जो चीज़ उसको नहीं पता है उसकी ओर हमको लेकर के जाना है। मूर्त से अमूर्त की ओर कहने का मतलब इसमें क्या है कि मूर्त मतलब कि जो बच्चा देखता है, छूता है ना, जिसको
वो देख करके बता सके, छू सके, वो क्या है, मूर्त है। और अमूर्त की ओर उसकी कल्पना शक्ति की ओर बढ़ा करके लेके जाना है, ठीक है। और सरल से कठिन की ओर, बच्चे को पहले हम सरल चीज़ें बताना शुरू करते हैं, बाद में उसकी जो है जटिलता की ओर लेकर के जाते हैं, पूर्ण से अंश की ओर। मतलब बच्चे को हम पूरी चीज़ें जो है एक दिखा देते हैं। जैसे अगर पेड़ के बारे में दिखा रहे हैं तो उसके जो एक एक अंश है, एक एक भाग है, उसके बारे में फिर सारी जानकारी देते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण मतलब कि पहले हम बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो विश्लेषण कहलाता है ना। फिर टूटा हुआ भाग को क्या है, एक साथ फिर उसको जोड़ने का जो प्रोसेस होता है वही संश्लेषण की कहलाता है ना। अनुभव से तर्क की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, है ना। अनिश्चित से निश्चित की ओर लेकर के जाते हैं। ये जो शिक्षण विधि जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब अगला देख लीजिएगा, अन्य विधि जिनके जनक जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो किंडरगार्टन विधि का जो याद रखिएगा फ्रोबेल है, मोंटेसरी विधि का मारिया मोंटेसरी है, प्रोजेक्ट विधि का किलपैट्रिक है, खोज विधि या अन्वेषण विधि का आर्मस्ट्रांग है ना। ये इम्पोर्टेंट है ना, इतना इसको याद रखिएगा। अगला देखिएगा, है ना, पर्यावरण जो अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, ठीक है। अब इसी को और आगे देखते हैं। तो शिक्षण शास्त्र में देखिएगा इसका जीवन से संबंधित कार्य करने का सिद्धांत, ठीक है। रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन कर पाने का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, है ना, विभाजन का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, आयोजना का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। उपयुक्त सभी सिद्धांतों के आधार पर जो है शिक्षण के सिद्धांत बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र में जो आपस में जो संबंध है उसके बारे में देखिएगा। तो विज्ञान का क्षेत्र देखते हैं। मानव मन स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। जो कुछ भी हमारी अपनी प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश में घटित होता है उसके बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा सहज और स्वाभाविक हुआ रहता है। विज्ञान शब्द विज्ञान से विधन ज्ञान से बना हुआ है ना, जिसका अर्थ एक विशेष प्रकार का ज्ञान अथवा विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है ना। साइंस शब्द की उत्पत्ति तो है लैटिन भाषा के साइनिया, है ना, से हुआ है। इसका मतलब जो हुआ है टू नो से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना, परंतु साइंस शब्द विज्ञान के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। इस प्रकार विज्ञान का वह ज्ञान जो बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाए और शब्दों के माध्यम से दूसरों तक प्रेषित किया जाए, अर्थात विज्ञान का अर्थ सार रूप से ज्ञान ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखना इसको। वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उसमें आपस में संबंध ज्ञात करने का काम ही विज्ञान है। मानव के विवेकशील चिंतन, क्रियाशील और निरंतर वैज्ञानिक प्रयास से जो उसे निर्दोदिन सफलता मिलती जा रही है वह वास्तव में चकित करने वाली उपलब्धियां हैं। इन नए वैज्ञानिक आविष्कारों ने रूढ़िवादी अंधविश्वास को सदा के लिए जो है नष्ट कर दिया है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब जो है पुरानी तरह से मानव जाति की रक्षा विज्ञान द्वारा संभव हो सकी है ना। वास्तविकता में यह है कि आधुनिक संसार का निर्माण विज्ञान ने किया है। मानव को अंधकार से प्रकाश में लाने का काम विज्ञान ने ही किया है और संसार को आज इतना गतिशील और सुंदरता और सुविधा से युक्त बनाने का श्रेय भी विज्ञान को ही जाता है। इस प्रकार सत्य और ज्ञान की खोज करते करते आज हमारे पास विज्ञान के नाम से एक ऐसा सुव्यवस्थित और संगठित ज्ञान भंडार इकट्ठा हो चुका है जिसके माध्यम से हम निम्न सहायता हमें जो है मिलती है।
अब ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। हमें अपने आप को, अपने वातावरण को ठीक से समझने से पर्याप्त सहायता मिल चुका है। वातावरण के साथ समायोजित होने तथा वातावरण की शक्तियों को अपने अनुकूल बनाने की सहायता मिल चुकी है। जीवन की ओर और अधिक सुखमय बनाने के लिए आविष्कार और पुराने ज्ञान से संशोधन तथा विकास में सहायता मिल सकती है। संचित ज्ञान भंडार को आगे की पीढ़ी को सौंपकर सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण, पोषण तथा विकास में सहायता मिल सकती है। इस प्रकार ज्ञान का अर्थ को जिस रूप में ग्रहण करने की चेष्टा की है, उसमें विज्ञान से में जो कुछ हमें सत्य और ज्ञान की खोज करने के उपरांत प्राप्त हुआ है, उसी के पर्याप्त रूप को स्वीकार किया गया है। यहाँ हमने विज्ञान के एक प्रक्रिया के रूप में ना मानकर प्रक्रिया विशेष के परिणाम के रूप में जाना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है सारी थ्योरी क्लास। आधुनिक विज्ञान, आधुनिक जीवन में जो है विज्ञान, इसको समझते हैं। जो वर्तमान का युग है ना, तो ये विज्ञान का ही युग है। आज विज्ञान हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन चुका है। वर्तमान में विज्ञान विहीन विश्व एवं समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकता। विज्ञान मानवीय क्रियाओं में से एक है जिससे मनुष्य ने आवश्यकताओं को, है ना, दक्ष इच्छाओं की प्राप्ति की पूर्ति के लिए जो है उत्पन्न किया है। वैज्ञानिक खोजों के पीछे अमृत जिज्ञासा ही महान शक्ति है, जिसके निरंतर मनुष्य के उस समूह को प्रयत्नशील रखा है, जिसके अथक प्रयासों से संपूर्ण मानव जाति का जीवन सरल, सहज और सुखमय बना है। मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पक्ष को ही विज्ञान ने प्रभावित किया है। यदि यह कहा जाए कि हम जो वैज्ञानिक संस्कृति के युग में ही रह रहे हैं, तो अति संयुक्ति नहीं है। विज्ञान की शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार मानव दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इस परिवर्तन ने व्यक्ति की आर्थिक व सामाजिक स्थितियों को भी प्रभावित किया है। ठीक है, अब अगला देखिएगा, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में ऐसे तात्पर्य किसी जो है विषय की गहराई, विस्तार, वैधिक एवं अनुभव की सीमा से होता है, अर्थात उसे विषय के जो अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को ही किस विषय, वस्तु, पात्र, अनुभव का ज्ञान प्रदान किया जाए। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में विषय में ही यही सबसे बड़ी कठिनाई है कि इसका क्षेत्र इतना विघ्न है कि इससे जो है विषय के स्वरूप में, विषय में ही भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सामाजिक अध्ययन का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं और क्रियाकलापों से संबंधित है। इस विषय में विभिन्न समाजशास्त्रों ने केवल वे ही उस विषय को चुने जाते हैं जिनका सीधा संबंध मनुष्य की इन आवश्यकताओं से ही है और जिनका उद्देश्य क्रियात्मक मूल्य हो। यह विषय के बीच कृत्रिम दीवारों को समाप्त करके उसमें एकीकृत जो है समायोजन करती है। ठीक है, और क्षेत्र के विषय में विभिन्न जो दृष्टिकोण है उसको समझिएगा। सामाजिक अध्ययन में विभिन्न समाज विषयों से अध्ययन सामग्री ग्रहण की जाती है, अतः संभव है कि यह विषय जो है बोझिल और मनोवैज्ञानिक हो जाए। अतः सामाजिक अध्ययन के विद्वानों ने पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध करने के लिए निम्न विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। अवधारणा तथा सामान्यीकरण के आधार पर। ठीक है, तो यद्यपि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य ज्ञान, केवल ज्ञान के लिए सिद्धांतों को नहीं मानता, फिर भी कुछ मूल्य तत्व इनकी विषय वस्तु ही हो। अतः इस आधार पर मानने वाले सुगम से जटिल के सिद्धांत के आधार पर मूल्य अवधारणा एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रदान करना चाहेंगे, है ना। दूसरा है संस्कृति अध्ययन का अध्ययन का आधार।
तो आगे देखते हैं। संस्कृत सामाजिक अध्ययन का मुख्य अध्ययन विषय है, अतः इसके क्षेत्र का आधार ही संस्कृति होना चाहिए। ऐसा कुछ व्यक्तियों का विचार है। पहले सरल तथा फिर विकसित संस्कृतियां का अध्ययन किया जाए। इससे संदेह नहीं कि इस आधार पर क्रमबद्धता रहती है, परंतु इस प्रकार का अध्ययन विद्यार्थी के लिए अर्थविहीन होता है ना। अगला देखिएगा, सामाजिक कृत्य। सामाजिक अध्ययन क्योंकि मानवीय संबंधों का अध्ययन है, अतः इस क्षेत्र का मुख्य रूप से मानव की वे क्रियाएं हैं जो उसकी मूल्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वातावरण के संपर्क में आती है। सभी संस्कृतियां तथा समय में मानव ही की कुछ समान प्रवृत्ति रहती है। इन्हीं के आधार पर सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान में संबंध है ना, तो विज्ञान व सामाजिक विज्ञान में आपस में घनिष्ठ संबंध है। हमारे रहन सहन, जीवन व्याप शैली, व्यवहार, सोचने विचारने की दृष्टिकोण विज्ञान से ही प्रभावित होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने संसार के अंदर राष्ट्रों के मध्य सहयोग, सहानुभूति तथा भ्रातृत्व की भावना को और अधिक प्रबल कर दिया है ना। हम भी भाईचारे पर विश्वास करने लगे हैं। वे दुनिया बहुत छोटी दिखने लगती है। वर्तमान राजनीतिक विज्ञान से भी बहुत अधिक प्रभावित हो गई है। आज का प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक विज्ञान में विश्वास करता है तथा वैज्ञानिक प्रगति की सराहना करता है। इसका कहना है कि यदि विश्व में लोकतंत्र को जीवित रखना है तो विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को विज्ञान व उसकी उपलब्धियों का सम्मान करना होगा। राजनयिक भी एक दूसरे के काफ़ी निकट आ गए हैं तथा विचारों के समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखिएगा, पर्यावरण शिक्षण, वैज्ञानिक अन्वेषण और प्रयोगात्मक कार्य जो है ना। पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत अनेक प्रकार के वैज्ञानिक कार्यों तथा प्रयोगात्मक कार्यों को महत्व दिया जाता है। यह कार्य निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक कार्य देखिएगा, पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत अनेक प्रकार के वैज्ञानिक कार्यों को महत्वपूर्ण माना गया है। इसका जो है निम्न कार्य देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो छात्रों को पेड़ पौधे तथा प्राकृतिक के संबंधित अनेक जो है हम इसमें प्रयोग करा सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला देखते हैं, चित्रकला प्रतियोगिता है ना, निबंध लेखन प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तर या क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंतर विद्यालय सौंदर्य जो है प्रतियोगिता, पत्र वाचन प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, डाक टिकट प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिताएं, पोस्ट पेंटिंग प्रतियोगिताएं, स्लोगन प्रतियोगिता है ना, और देखिएगा पर्यावरणीय विचार प्रतियोगिता और कविता एवं गीत प्रतियोगिताएं जो है इसमें हम बच्चों को करा सकते हैं, है ना। शोधों हेतु प्रेरित किया जाए कि वह अधिक से अधिक प्राकृतिक से जुड़ सके, है ना। और छात्रों को विचार गोष्ठियों हेतु जो है जो उत्प्रेरित किया जाए, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न शोध प्रोजेक्ट करवाए जाएं। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्रियात्मक अनुसंधानों को बढ़ावा देना, उपयुक्त सभी जो है वैज्ञानिक कार्यों को करवाकर बालकों को प्रेरित किया जाता है। प्रयोगात्मक किसी भी कार्य में रुचि लेने और उसे लोकप्रिय बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन एक सफल और सशक्त विधा है ना। इससे व्यापकता भी प्राप्त होती है और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति भी होती है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर पर्यावरण क्षेत्र में इस विधा का वर्तमान में अच्छा उपयोग किया जा रहा है। अलग अलग वायु वर्ग के बालक बालिकाओं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों तथा सामान्य व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन पिछले दिनों पूरे देश में विभिन्न स्थानों में देखने को मिला है। इसकी एक तदर्थ सूची यहाँ संकेतित कर सकते हैं। देखिएगा संभागीय स्तर पर क्या क्या हो सकता है ना। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, महाविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी के लिए है ना उपयुक्त स्तर के लिए कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही और सेकेंडरी
तथा सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों के लिए कर सकते हैं, स्कूलों और महाविद्यालयों शिक्षकों के लिए कर सकते हैं, जन सामान्य के लिए कर सकते हैं, है ना, विद्यालय तथा जन सामान्य के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा, इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार की प्रतियोगिताएं जो है हम मतलब संभव हो सकता है। इन सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन के तरीकों में अनेक समानताएं और अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं में कुछ विशिष्टताएं उन्हें हम यह संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। तो पहला देखिएगा, सभी जो है प्रतियोगिताओं में समानताएं क्या क्या है। तो सभी प्रतियोगिताओं में जिन बिंदुओं का निर्धारण सामान्य रूप से पहले किया जाना चाहिए वह इस प्रकार है, देखिएगा। तो परियोजक, आयोजक एवं संयोजक, प्रतियोगिता की पात्रता, वर्ग विभाजन आदि यदि आवश्यक हो तो, है ना, उत्तर देने, पढ़ने अथवा बोलने की भाषा का माध्यम, समयावधि, है ना, तिथि, शुल्क यदि लिया जाना हो तो, स्थान, प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन का तरीका, मौखिक अथवा आवेदन पत्र भेजकर, नामांकन पत्र की व्यवस्था, प्रतियोगिता आने जाने का यात्रा व्यय आदि का भी प्रावधान हो। ठीक है, अब अगला देखिएगा, स्तर जो है स्थानीय पर हो सकता है, जिले स्तर पर हो सकता है और राज्य स्तरीय पर हो सकता है। परिणामों का घोषणा तत्काल अथवा किसी निश्चित अवधि में, है ना, परिणामों का प्रकाशन होना और पुरस्कार और प्रशंसा पात्रों का विवरण। यद्यपि हर प्रतियोगिता के लिए हमें इन्हें अंतर होता है, पर इन दिशा बिंदुओं से उस प्रतियोगिता की एक समग्र योजना का रूप जो है हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अलग अलग प्रतियोगिताओं में जो है विशिष्टताएं क्या क्या है। तो प्रतियोगिता आयोजन करने का जो तरीका होना चाहिए और प्रतियोगिता हेतु विषय और पाठ्यक्रम यदि आवश्यक हो तो, प्रतियोगिता का मूल्यांकन तरीका मुख्य है। इन बिंदुओं के आधार पर हम विभिन्न प्रतियोगिताओं का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। चित्रकला और प्रतियोगिता, तो यह प्रतियोगिता सामान्यतः प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए 2 वर्गों में, है ना, जूनियर एवं जूनियर जो में है आयोजित कराई जाती है। स्थान का चयन इस प्रतियोगिता के लिए जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि बालिकाओं की संख्या अधिक हुई तो उसके लिए क्या है ध्यानदार मतलब छायादार बैठने का स्थान आवश्यक है। बड़े नगरों में जंतुआलय अथवा फार्म हाउस उचित स्थान होते हैं, जबकि छोटे कस्बों में इसी प्रकार की सुविधा जो है वाले स्थानों को ढूंढना पड़ सकता है। प्रतियोगिता का विषय जो है देखिएगा, विद्यार्थियों की आयु तथा उनकी समझ को ध्यान में रखते हुए रखना होगा। आपका स्वभाव, स्वच्छ गव, कोई प्राकृतिक दृश्य, आपका सुंदर विद्यालय, प्राकृतिक के विचरते जीव जंतु, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग संस्था, वाहनों का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सूखा अथवा बाढ़, काटे जंगल और ऊर्जा संकट। ठीक है, इन विषयों पर थोड़ी सी जानकारी प्रतियोगिता संयोजक को विद्यार्थियों को देनी चाहिए और उन्हें क्या है बताना चाहिए कि इन विषयों में इन्हें उपलब्ध जो है समय में क्या करना चाहिए, है ना। तो मूल्यांकन देखिएगा, अगला पर्यावरण विशेषज्ञों की 3 जो है पर्यावरणीय समिति से कराना चाहिए तथा दोनों वर्गों के अलग अलग कम से कम 10-10 प्रतियोगिताओं का श्रेष्ठ चित्रों को पुरस्कार हेतु छांटना चाहिए। संभावित प्रमाण पत्र का प्रावधान सभी प्रतियोगिताओं के लिए रखना चाहिए। छोटे बच्चों को प्रोत्साहन देने हेतु मध्यावधि में फलों का जो वितरण तथा उत्तम जल की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिएगा, निबंध लेखन प्रतियोगिता। तो यही प्रतियोगिता सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए आयोजनीय है। अतः स्पष्ट इसके अलग अलग 3 वर्ग, कठिन, वरिष्ठ तथा उच्च, है ना, होंगे और जिस स्तर पर स्थानीय विद्यालय, महाविद्यालय, नगर पंचायत और जिला अथवा राज्य भी कराई जानी हो, उसी स्तर पर प्रतियोगिता केंद्र बनाए जाएंगे जहां विद्यार्थी निबंध लेखन करेंगे। ठीक है, निबंध लेखन के लिए विषय जो है
का एक आधार पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिसमें पूर्व में ही विद्यार्थियों को प्रसारित करना चाहिए, ताकि जो है विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी जो तैयारी कर सके। ऐसा ही पाठ्यक्रम जिसमें परिवर्धन किया जा सकता है, यह जो है जानकारी हेतु प्रस्तुत है ना। तो निबंध लेखन प्रतियोगिता हेतु पाठ्यक्रम देखिएगा तो पर्यावरण, पृथ्वी परिस्थिति, पर्यावरण, सौरमंडल, पृथ्वी और पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव है ना तथा ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, जैविक विविधता, जल, वायु, जल, भूमि, वन, सामाजिक वानिकी, वन्य जीव परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और ऊर्जा। ये सारी क्या है पाठ्यक्रम इसका होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिएगा पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं। तो पर्यावरणीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वाहनों में प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, नैतिक प्रदूषण, अवशिष्ट निवारण, पर्यावरण समस्याएं। अगला देखिए पर्यावरणीय संरक्षण, सुरक्षा एवं सुधार। तो पर्यावरणीय संरक्षण राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा एवं सुधार, पर्यावरण एवं कानून, पर्यावरण और समावेशी संस्थाएं, पर्यावरण प्रबंध एवं राष्ट्रीय जो है पर्यावरण नीति। ठीक है, निबंध लेखन प्रतियोगिता हेतु विषय की चयन इसी पाठ्यक्रम के आधार पर होगा, जिसके नमूने निम्न प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नमूना अब क्या क्या उसमें ले सकते हैं देखिएगा। तो प्राकृतिक संसाधन और उसका संरक्षण, रासायनिक पदार्थों का उपयोग व उनका दुष्प्रभाव, पर्यावरण असंतुलन एवं हमारा अधिकार, पर्यावरण शिक्षा की हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता, अगर तुम देश के पर्यावरण मंत्री होते तो क्या करते, यदि मैं ना होता, एक वृक्ष की आत्मकथा में लिख सकते हैं, जनसंख्या एवं पर्यावरण, पर्यावरण सुधार एवं वन्य जीवों की भूमिका, ऊर्जा संकट और उसके वैकल्पिक स्रोत, सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण संतुलन में योगदान, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के नियंत्रण के क्षेत्र में कानून की उपलब्धता। ठीक है, अगला देखिएगा नगरीय की समस्याएं एवं संभावित जो है समस्याएं। ठीक है, और निबंध लेखन प्रतियोगिता के निबंधों का जो है मूल्यांकन, ये भी बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन में भी बहुत ही वस्तुनिष्ठता से किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि इस प्रकार के लेखन में बहुत से बिंदु अलग अलग महत्व होता है। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन वही शिक्षकों अथवा विशेषज्ञों से कराना चाहिए जो किसी न किसी प्रकार के पर्यावरण से जुड़े हो और इस विषय की विषय वस्तु की जानकारी रखते हो। सुविधा के लिए निबंध मूल्यांकन हेतु कुछ आधार यहाँ पर संग्रहित हैं, इसको देखिएगा। पर्यावरणीय जो है निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए निम्न बिंदुओं मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकता है ना। तो यहाँ इधर एक साइड देखिएगा आप, आधार बिंदु है और इधर विवरण। तो भूमिका क्या होना चाहिए, विषय की पृष्ठभूमि, प्रेरक, प्रसंग, विषय वस्तु। तो शीर्षक के संदर्भ में जो विविध पक्षों की सहानुभूति, ग्रहित सामग्री है ना। भाषा में भाषा शुद्ध, स्पष्ट, रोचकता, उपयुक्त शब्द चयन, वाक्य गठन, विराम चिन्हों का प्रयोग, इस तरह है ना। शैली क्या हो, तो वर्णनात्मक, कथनात्मक, कथ्यात्मक होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिएगा क्रमबद्धता। तो अनुच्छेदों व बिंदुओं में उपयुक्त क्रम तथा पारस्परिक संबंध हो और सुसंबद्धता। तो प्रस्तुत विचारों एवं भावों का शीर्षक से संबंध हो। मौलिकता, तो चिंतन, मनन, परख, स्व विचारों की अपने ढंग से प्रस्तुति। उपसंहार, तो निष्कर्ष एवं सुझाव और निर्धारण के लेवर। तो इसमें क्या होना चाहिए, 1000 शब्द सीमा से निकटता होनी चाहिए। ठीक है, अंक भार देख लीजिएगा, अंक भार भी है ना। तो विषय वस्तु के लिए 20%, अन्य विषय वस्तु के लिए जो है 10%। ठीक है, उपयुक्त आधार पर प्राप्त अंकों से निबंध को प्रथम, द्वितीय, तृतीय संतनता पुरस्कार के लिए छोटा जा सकता है, लेकिन यदि प्रतियोगिता विस्तार अधिक हो तो उसमें भी श्रेष्ठ निबंध चयन करना हो तो यह सुझाव है कि ऐसी सभी उच्च
उच्चतम अंकों वाली उत्तर पुस्तिकाओं को अलग अलग 3 विशेषताओं से जांच कराया जाए तथा उन सभी प्राप्त अंकों को 50 मध्य और 10 मानक विश्लेषण पर उतारा लिया जाए। इससे प्रतियोगिता की जो है जो प्रामाणिकता जो है बढ़ती है ना। समान ज्ञान प्रतियोगिता देखिएगा, यह प्रतियोगिता भी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तथा महाविद्यालयों के जो विद्यार्थियों के लिए है आयोजनीय है ना। इसके जो है सामान्यतः 3 वर्ग है, कनिष्ठ, वरिष्ठ और उच्च हो सकता है ना। लेकिन हम यहाँ तो महाविद्यालयों और जो है विद्यार्थियों को भी 2 भागों में है जो विभाजित किया जा सकता है, स्नातक कक्षा तथा के विद्यार्थी के लिए तथा दूसरा इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो इस प्रकार हम 4 वर्ग ही बना सकते हैं, ठीक है। इसमें विद्यार्थियों में रुचि जो है बढ़ती है, अधिक संख्या में प्रतियोगिता के प्रवेश लेने से पाठ्यक्रम की उपदेशता में वृद्धि होती है और इससे पर्यावरण चिंतन की व्यापकता भी होता है, ठीक है। अगला देखेंगे तो वाद विवाद प्रतियोगिता को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय छात्रों के लिए अलग अलग वर्गों में आयोजित किया जा सकता है। किसी भी वर्ग अधिक जो है प्रतियोगी होने पर उसके जो बनाने पड़ सकते हैं या फिर जिस स्तर का प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त है ना करने वाले प्रतियोगिताओं के लिए फाइनल अंतिम राउंड कराना होता है। वाद विवाद प्रतियोगिता में किसी भी पूर्व घोषित अथवा प्रतियोगी के स्थान पर घोषित विषय पर प्रतियोगी कोई पक्ष अथवा विपक्ष में बोलने की जो है स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक वक्ता को कुल 5 मिनट दिए जाते हैं। कम से कम 3 सदस्य की टीम नियोजक दल का काम करती है ना, जिसके अंकों के आधार पर वक्ताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जो है दिया जाता है, ठीक है। अब मूल्यांकन के लिए देखिएगा तो मूल्यांकन के लिए भी निर्णायक जो है मंडल के सदस्यों को कुछ दिशा निर्देश दिए जाने के अपेक्षित है, जिसमें प्रतियोगिता की समग्र योग्यता का अंकन किया जा सके, उसको समान रूप से परखा जा सके, है ना। ये सारी चीज़ें उसमें जो है होना चाहिए। अब अगला देखिएगा विद्यालयों में पर्यावरणीय शिक्षा। तो विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम निम्नलिखित बिंदु को सम्मिलित जो है करता है। पहला देखिएगा आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षण व्यवस्था, पर्यावरण अध्ययन और अधिगम के अवसर, विज्ञान का अध्ययन, विज्ञान के संबंधित सामग्री का प्रयोग, स्वास्थ्य एवं शिक्षण की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, नैतिक मूल्य एवं संस्कृति मूल्यों के प्रति जो है अवस्था और पोषण और स्वास्थ्य के प्रति सचेतना। इस बिंदु के आधार मानकर कक्षा 3 का पाठ्यक्रम जो है निम्न जो है प्रकार से निर्मित किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिएगा तो इसमें सजीवों का भोजन तथा पौधे, तो इसमें नदी, तालाब, सागर के जीव जंतु और मछली, जानवर, और पानी का स्वरूप में परिवर्तन, तो केटली पानी सहित बर्फ है ना, स्टोर हीटर, ये सारी चीज़ें जो है होना चाहिए। और पक्षी के लक्षण हो जाएंगे, मिट्टी में पानी रोचक की क्षमता, पौधे के विभिन्न अंग हो सकते हैं, पत्ती एवं पुष्प हो जाएंगे, ऊष्मा संरक्षण हो जाएगा, संचरण, ईंधन, चुंबक, ठीक है। और कक्षा 4 के लिए देख सकते हैं तो हमारा ब्रह्मांड, हमारा आकाश, हमारी पृथ्वी, जंतु जगत, ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ना, इसलिए बस नाम को बता रहा हूँ। थल एवं समुद्री पवन, वाष्पीकरण, संघनन, हमारा स्वास्थ्य, पदार्थों का जो है उपयोग, ठीक। अगला देखिएगा बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना। तो चित्र बनाना बच्चों को अच्छा लगता है। चित्र के माध्यम से बच्चा अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। एक बच्ची द्वारा बनाया गया चित्र हमें इतना अच्छा ना लगे, लेकिन उसके सार्थक शब्द हमें जो है समझना होगा। हमें लगे कि चित्र कुछ नहीं कहते, परंतु बच्चे की इन जो है रेखाओं में काफ़ी विस्तृत अर्थ छिपा हो सकता है, किंतु इन अर्थों को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शायद बच्चे की जो चित्र संबंधित परंपराएं सीखना पड़े। उन्हें शायद स्थान संबंधित कुछ गुण पहचानना भी आना चाहिए, ठीक है। बच्चों द्वारा चित्रों को पढ़ना, तो सभी बच्चे चित्र देख
देखते पढ़ते हैं, कुछ कम तो कुछ ज़्यादा। हम जानते हैं कि बच्चे उस चित्र को उसी तरह से पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक, पत्र पत्रिकाओं, किताबों आदि में दिए गए चित्रों को पढ़ते समय बच्चों को क्या दिक्कत आती है? पाठ्य पुस्तकों में दिए गए रेखा चित्र की वजह से बच्चों में घटनाओं व प्रतिक्रियाओं को लेकर किस तरह की गलतफहमी पैदा होती है तथा अपने आसपास की दुनिया को चित्र में प्रस्तुत करने में भी वे किन मुश्किलों का सामना करते हैं? साथ ही बच्चों की कल्पना की जो क्षमता है विकसित करने में जो चित्र किस तरह से मदद करता है। ठीक है, दिन रात और ऋतुएं जो है सर्वेक्षण बच्चों को इस संबंध में तर्कपूर्ण जवाब इस प्रकार, जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है तब चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो रात हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला देखिएगा, ऋतुएं जो है क्यों बदलती हैं, है ना। जब सूरज पृथ्वी के पास आता है तो गर्मी बढ़ती है, तब सूरज दूर जाता है तो सर्दी होती है। तो इसका मतलब जब सूरज ना तो शायद दूर हो और ना ही तो पास, तब बारिश होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बारिश तब होती है जब पृथ्वी पर बहुत गर्मी पड़ती है, तभी तो पानी जो है भाप बनकर उड़ता है और तभी बारिश होती है। इन जवाबों से बालकों की समझ का स्तर जो है पता चलता है कि बच्चे इसकी अवधारणा रोज़मर्रा की गतिविधि में से जोड़कर सीख सकते हैं। ठीक है, समय मापना देखिएगा, सभी बच्चों को समय का मोटा एहसास होता है। मसलन कोई बच्ची यदि शिकायत करती है कि उसे स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना है, इस जल्दी का संबंध समय से होता है। समय का अध्ययन करने के लिए शिक्षक को बच्चों से कक्षा में निम्न जो है चर्चाएं करनी चाहिए। आज कक्षा में सबसे पहले कौन आया, कितने बच्चे, कितने बच्चे ने घंटी लगने के पहले आए, कक्षा में सबसे बाद में कौन आया, घंटी कितने बजे बजी, आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन होगा, कल कौन अनुपस्थित था। ठीक है, अब नक्शा पढ़ना देख लीजिएगा। नक्शा पढ़ना स्थानों का विवरण देने या दिशा निर्देशन देने के लिए ज़रूरी होता है कि छात्रों की चित्रों, भाषा, शब्दों का उपयोग कराते हैं, जिससे नक्शे को पढ़ते समय ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए कि जो है मानचित्र में जटिल विषय से संबोधित करें। नक्शा का द्विविमीय आकृति है जिससे पैमाना का प्रयोग होता है। ऐसा कई मौके होते हैं जब हम नक्शा पढ़ना पड़ता है ना। इसके लिए हमें कई तरह की जो है क्षमताओं की ज़रूरत पड़ती है। हम एक दूसरे को मौखिक रूप से स्थान संबंधित निर्देश बताते हैं। दिशा संबंधित निर्देशों के लिए चित्रों, भाषा और आदि शब्दों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का पर्यावरण का जो आज हमारा चौथा टॉपिक था है ना, वो इस वीडियो के माध्यम से देखने का कोशिश किए हैं। आप इस थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। इसके बाद हम आपके लिए MCQ का क्लास लाएंगे, है ना, जो इसी थ्योरी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, अगर आपका थ्योरी जानकारी अच्छा रहेगा तभी आप MCQ को अच्छे से मतलब कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में एक अगला यूनिट इकाई को लेकर के आएंगे, है ना, जो पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियां हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को देखेंगे जो सिलेबस में है ना, जो बेहद इम्पोर्टेंट थ्योरी क्लास है दोस्तों। तो इसको आपको ध्यान से देखना, पढ़ना और समझना है, क्योंकि पर्यावरण अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। आपका CG टेट हो या शिक्षक भर्ती हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक बार है। अगर आप CG टेट का तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए, तो ये भर्ती में भी आपका उतना ही काम आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।